अब हम मज़ीद जान लेते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट की प्रॉब्लम के बारे में। तो जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में हमने कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम पढ़ी थी, जिसमें ऑटोमेटिक प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी गिवन थी और उससे रिलेटेड तमाम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट का डेटा अवेलेबल था, जिसमें हमने ये जो फर्स्ट टू एडजस्टमेंट्स हैं ये पास कर ली थी। अब हमने थर्ड एडजस्टमेंट से स्टार्ट करना है और हमने अपने डेटा में यहाँ देखना है कि कौन कौन सा रेलिवेंट डेटा हमारे पास मौजूद है। अभी तक हमने जो है वो दो कॉस्ट को देख लिया था कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट में, जिसमें प्रिवेंशन कॉस्ट और अप्रेजल कॉस्ट थी, और चार कॉलम क्वांटिटी, रेट, टोटल कॉस्ट और परसेंटेज ऑफ सेल्स के थ्रू हमने प्रिवेंशन कॉस्ट को टोटल किया था और देखा था कि कितने परसेंट सेल्स की प्रिवेंशन कॉस्ट जो है वो बनती है। इसी तरह से हमने अप्रेजल कॉस्ट के लिए भी किया था। अब जो थर्ड कॉस्ट आती है हमारे पास वो आ जाती है इंटरनल फेलियर कॉस्ट, और उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी तरह से इन चारों कॉलम्स को यहाँ से उठा के नीचे हम अपने पास कॉपी कर लेंगे और अगेन अपने क्वेश्चन की तरफ आएंगे। यहाँ पर हम देखें तो पहले दो पार्ट को हम कर चुके थे। थर्ड हमारे पास जो एक्टिविटी बनती है वो बनती है रीवर्क रिक्वायर्ड। 31,000 यूनिट्स पर रीवर्क दोबारा से काम होना रिक्वायर है, और इससे रिलेटेड यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट गिवन है जिसमें कहा जाता है कि द कॉस्ट ऑफ रीवर्क अमाउंट टू 5800 पर यूनिट विच इंक्लूड वेरिएबल कॉस्ट एंड एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल तमाम तरह की कॉस्ट इसमें इंक्लूड है, और जितनी कॉस्ट इन यूनिट्स को फिक्स कॉस्ट एलोकेट होनी चाहिए थी वो कॉस्ट भी एलोकेट कर दी गई है। तो बेसिकली जो रीवर्क होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन में यूनिट्स या प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंटरनली रिजेक्ट कर दी जाती हैं, इंटरनली उनमें कोई फेलियर आता है, तो उन यूनिट्स पर रीवर्क रिक्वायर होता है और दोबारा से काम किया जाता है। तो इसलिए जो रीवर्क की कॉस्ट है वो इंटरनल फेलियर की कॉस्ट है। तो यहाँ पे हम रीवर्क लिख देंगे कि रीवर्क जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर होता है, और टोटल यूनिट्स हमें अवेलेबल हैं, यहाँ हम देखें तो 31,000 यूनिट्स अवेलेबल हैं। हमने क्या करना है कि 31,000 यूनिट्स को क्वांटिटी में लिखना है क्योंकि इतनी यूनिट्स पर रीवर्क रिक्वायर है, और रेट हमें दिया गया था कि 5800 रुपीज जो है वो रेट था एक यूनिट का। तो टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर परसेंटेज ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हमने सेल्स कैलकुलेट की हुई थी। हमने ये जो टोटल कॉस्ट है रीवर्क की, इसको डिवाइड कर देना है टोटल सेल से जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमें ये पता चल गया कि 4.756, जिसे हम राउंड ऑफ करके लिखें तो ये 4.76% बनता है। इसका क्या मतलब हुआ कि रीवर्क की कॉस्ट का 4.76% जो है वो सेल्स का हिस्सा है, मतलब सेल्स में 4.76% रीवर्क की कॉस्ट का हिस्सा है। तो यहाँ पे एक इंटरनल फेलियर की कॉस्ट हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, दूसरी जो है इंटरनल फेलियर की कॉस्ट उसको हम इस एडजस्टमेंट पढ़ के कैलकुलेट कर सकते हैं। द मार्केटिंग डिपार्टमेंट एस्टिमेटेड दैट लॉस ऑफ सेल्स ऑफ 28,000 यूनिट्स हैविंग एवरेज कंट्रीब्यूशन ऑफ 8,000 पर यूनिट अकर ड्यू टू द क्वालिटी इश्यूज। क्वालिटी इश्यूज की वजह से 28,000 यूनिट्स जो है वो लॉस हो चुकी हैं, जिन पर 8,000 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। ड्यूरिंग द ईयर द प्रोडक्शन लाइन आल्सो एक्सपीरियंस एन अनप्रोडक्टिव डाउन टाइम विच कॉस्ट 700,000। इस प्रोडक्शन के दौरान कंपनी ने अनप्रोडक्टिव डाउन टाइम कैलकुलेट किया है जो जिसकी कॉस्ट है 7 लाख रुपए। अनप्रोडक्टिव डाउन टाइम वो टाइम होता है जिसमें मशीनरी काम नहीं कर रही होती और ऑर्गेनाइजेशन का वो टाइम जो है वो वेस्ट होता है। तो यहाँ पे डाउन टाइम की हम कॉस्ट को रिकॉर्ड कर देंगे क्योंकि डाउन टाइम भी इंटरनल फेलियर की वजह से होता है। तो यहाँ पे हमें यूनिट्स तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन टोटल डाउन टाइम की कॉस्ट दी हुई है जो कि 7 लाख रुपीस की है। हमने इसको भी एज अ परसेंटेज ऑफ सेल कैलकुलेट करना है। इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ जो टोटल सेल कैलकुलेट की हुई थी उनसे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमें पता चल जाएगा कि 0.018, जिसे हम राउंड ऑफ करें तो 0.02% बनता है सेल्स का। तो अब हमारे पास इंटरनल फेलियर की कॉस्ट कंप्लीट हो चुकी है। हमने यहाँ पर टोटल कर देना है इंटरनल फेलियर की कॉस्ट का, और टोटल के लिए हम इन दोनों टोटल कॉस्ट को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 180.5 मिलियन रुपीज। तो इस तरह से अब इंटरनल फेलियर कॉस्ट के बाद हमने लास्ट जो कॉस्ट है उसको रिकॉर्ड करना है, और लास्ट कॉस्ट हमारे पास आती है एक्सटर्नल फेलियर की कॉस्ट। उसके लिए भी हम इसी तरह से चार जो है वो कॉलम बना लेंगे और उनको यहाँ पर लिख लेंगे। अब अगर एक्सटर्नल फेलियर की तरफ आया जाए तो यहाँ एक्टिविटीज अवेलेबल है। इसमें है एक हमारे पास मार्केटिंग कस्टमर सपोर्ट, बाकी तीन को हम
ऑलरेडी जो है वो कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे आती है मार्केटिंग की कस्टमर सपोर्ट पर रिपेयर यूनिट। अब कस्टमर सपोर्ट जो है वो एक्सटर्नल फेलियर के बाद होती है, जब कस्टमर के पास चीज चली जाती है और अगर वो चीज कामयाब नहीं होती तो कस्टमर वारंटी क्लेम करता है और उसको कस्टमर सपोर्ट सर्विस दी जाती है। तो यहाँ पे 340 रुपीज जो है पर रिपेयर्ड यूनिट लगेगा और टोटल जितनी यूनिट रिपेयर करनी है, ये वारंटी रिपेयर सर्विस 37,000 यूनिट्स रिपेयर करनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लिख देंगे कि हमारे पास एक्सटर्नल फेलियर की कॉस्ट है कस्टमर सपोर्ट सर्विस और उसके बाद क्वांटिटी है 37,000 और एक यूनिट का जो रेट है वो 340 रुपीज है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जब हम टोटल कर लेंगे तो ये हमारे पास 12.58 मिलियन आ जाएगा और जब हम इसकी परसेंटेज ऑफ सेल्स कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगी 0.33%। तो अब कस्टमर सपोर्ट के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने एक चीज पढ़ी थी लास्ट वीडियो में कि कुछ जो है वो आइटम रीडिलीवर की गई हैं, दोबारा से उनकी डिलीवरी की गई है, उनको रिप्लेस किया गया है। अब रिप्लेसमेंट क्यों की जाती है? जब कस्टमर के पास चीज चली जाए और वो दुरुस्त ना हो तो कंपनी उसको रिप्लेस कर लेती है। तो यहाँ पे रीडिलीवरी कॉस्ट को हम कैलकुलेट करेंगे और रीडिलीवरी कॉस्ट के लिए हम यहाँ पर एक ऑलरेडी वर्किंग कर चुके हैं जिनमें हमने देखा था कि यूनिट डिस्पैच्ड कितनी है। तो इतनी हमारे पास यूनिट डिस्पैच थी। अब कितनी यूनिट्स को रिप्लेस करना चाहिए? कस्टमर की डिमांड थी 2,10,000 और यूनिट टू बी रिप्लेस्ड यूनिट डिस्पैच इतनी हुई थी। तो बाकी जो रिमेनिंग बच गई 37,059 यूनिट्स, उनको हमने रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर जो यूनिट्स दोबारा से रीडिलीवर की जाएंगी वो यूनिट्स आ जाएंगी 37,059 और रेट उन पर कितना लगेगा? तो यहाँ जो रेट अवेलेबल है वो रेट लगेगा। अब यहाँ पर रेट में कहा जाता है कि वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो 10,000 है, लेकिन डिलीवरी अगर रिप्लेस की जाएगी तो 1,500 रुपये कॉस्ट में जीद लिए जाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर 10,000 टोटल कॉस्ट थी वेरिएबल कॉस्ट, इसमें हमने ऐड कर देना है मजीद 1,500 रीडिलीवरी की कॉस्ट, तो 11,500 रुपये की रीडिलीवरी की कॉस्ट इसमें शामिल हो जाएगी। टोटल करने के लिए उसी तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज ऑफ सेल्स निकालने के लिए उसी तरह से सेल्स से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 11% ऑफ सेल्स आ जाएगी रीडिलीवरी की कॉस्ट। अब इसके अलावा हमारे पास और कोई भी कॉस्ट नहीं बचती तो हम यहाँ पर टोटल एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट का कर लेंगे। इसके लिए हम इन दोनों को टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा 438.758 मिलियन रुपीज और जब हम इसको परसेंटेज ऑफ सेल्स देखेंगे तो 11.61% ऑफ सेल्स आ जाएगा एक्सटर्नल फेलियर की कॉस्ट। अब यहाँ पे चारों कॉस्ट के हमारे पास टोटल्स आ चुके हैं, प्रिवेंशन कॉस्ट का भी, अप्रेजल कॉस्ट का भी, इंटरनल फेलियर का भी और एक्सटर्नल फेलियर का भी। तो हमने क्या करना है कि हमने इन चारों कॉस्ट का मजीद टोटल कर लेना है। तो अगर हम टोटल करेंगे तो इन चारों कॉस्ट में हम सबसे पहले ये वाला जो टोटल है वो ले लेंगे प्रिवेंशन कॉस्ट का, अप्रेजल का टोटल ले लेंगे, फिर हम 1,80,000 मिलियन वाला टोटल और फिर हम एक्सटर्नल फेलियर का टोटल ले लेंगे। जब हम इन चारों टोटल्स को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 660 मिलियन रुपीस की टोटल आ जाएगा, टोटल कॉस्ट जो कि क्वालिटी कॉस्ट कहलाएगी। अब इसी तरह से जब हम इसका परसेंटेज ऑफ सेल्स लेंगे तो वो 17.48 आ जाएगा। मजीद अगर हम क्वेश्चन की तरफ जाएं तो यहाँ पर एक हमें ये पॉइंट दिया गया था जिसमें कहा गया था कि 28,000 यूनिट्स जो हैं वो लॉस हो चुकी हैं और उन पर कंट्रीब्यूशन जो है वो 8,000 का था। तो इसका मतलब ये है कि अगर क्वालिटी इशू ना होते तो कंपनी को ये कंट्रीब्यूशन या ये पैसे मिलने थे। तो ये कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनती है। तो यहाँ पे कंपनी मजीद इसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिकॉर्ड करेगी। तो 28,000 यूनिट्स थी हमारे पास, क्वांटिटी में लिख देंगे। रेट जो था वो 8,000 का था। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 224 मिलियन आ जाएगा और ये परसेंटेज ऑफ सेल्स जब निकालेंगे तो 5.93% आ जाएगा। अब हमने करना है टोटल क्वालिटी कॉस्ट कि क्वालिटी पर कितनी कॉस्ट कंपनी की लग रही है। तो अब हमने 660 और 224 मिलियन को ऐड कर दिया तो ये हमारे पास टोटल क्वालिटी कॉस्ट आ जाएगी 884 मिलियन रुपीस की। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट बनाना सीख लिया और हमने ऑटोमेटिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट 2019 जून के लिए बना ली।